जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर को। और ये लेक्चर आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है तो ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पर देख लो, आप पूरे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं कि आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ईयरफोन लगाकर एक शांत जगह पर बैठना है और ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि एक पॉडकास्ट लेक्चर है और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर रफ में चीजें लिखते चलना है। और रफ में लिखना है। क्यों रफ में लिखना है? क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट लाइक का बटन हिट कर लो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर जरूर करना। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत ही ध्यान से सुनने वाला। डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की जीत और इसका इंडिया और दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। यह टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की री इलेक्शन का ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है। तो ट्रंप की जीत जो काफी ट्रांसफॉर्मेटिव मानी जा रही है। लोग उन्हें फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बाद का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट बोल रहा है, मतलब कि टक्कर देने वाला प्रेसिडेंट। लेकिन क्यों? उनकी अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज दुनिया के जियो पॉलिटिक्स को रीशफल कर सकती है। एग्जाम्पल, ट्रंप के पिछले टेन्योर में हमने देखा कि कैसे उन्होंने ट्रेड वॉर्स और फॉरेन पॉलिसीज को एग्रेसिवली अप्रोच किया। अब सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और इनका ग्लोबल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पर इंपैक्ट समझना जरूरी है। यूएस की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज ट्रंप 2.0 के अंडर किस प्रकार की रहेंगी, तो आइए रीजन वाइज समझते हैं। यूरोप और नाटो की बात करें। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूक्रेन को ज्यादा डिफेंस सपोर्ट मिलेगा, लेकिन रशिया के खिलाफ डायरेक्ट वॉर अवॉइड भी होगा। नाटो पर उनका ट्रांजैक्शनल अप्रोच रहेगा, मतलब कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप। यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रीज है उनके साथ गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होगा। तुम मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। वेस्ट एशिया की बात करें तो इजराइल को फुल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को एस्केलेट करना अवॉइड किया जाएगा कि हाँ भाई चलो, जो अभी लफड़ा चल रहा है उसको और बढ़ाओ मत। चाइना, हो सकता है ट्रेड वॉर 2.0 शुरू हो जाए, हो सकता है क्या कि कंफर्म है। टैरिफ्स और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और स्ट्रिक्ट होंगे, इससे दुनिया भर के सामान महंगे हो सकते हैं। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से बचेंगे, यानी कि ये सोच रहे हैं कि यार ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वॉर नहीं करेंगे, बट ट्रेड वॉर जरूर करेंगे। इकोनॉमिक और ट्रेड प्रेशर जो है वो हो सकता है, बट एग्जैक्ट लड़ाई मिलिट्री वॉर जो है वो नहीं होगी। ट्रंप हमेशा जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। हो सकता है कि फंडिंग और सपोर्ट ये कम कर दें, जो उन्होंने लास्ट टाइम भी किया था। अब इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप गाइस काफी स्ट्रांग होने की उम्मीद है ट्रंप के सेकेंड टर्म में। आपने देखा है मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है। अब डिफेंस कॉर्पोरेशन की सबसे पहले बात करें तो MH-60R हेलीकॉप्टर्स जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डील्स होने के चांसेस स्ट्रांग हैं। फिर ट्रंप का फोकस काउंटर टेररिज्म पर इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा, स्पेशली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। हिंदू राइट्स जो बांग्लादेश जैसे इशू पर दोनों कंट्रीज के अलाइनमेंट और स्ट्रांग होंगे, यानी कि हिंदू के अधिकार को लेकर ट्रंप जो है वो बांग्लादेश में जो इश्यूज चल रहे हैं तो उस पर बात करेंगे। ट्रंप की टफ ऑन चाइना पॉलिसी इनडायरेक्ट इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अब आपको बताएं कि चाइना पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ट्रंप के स्ट्रिक्ट ट्रेड पॉलिसी से चाइना पर इकोनॉमिक प्रेशर बनेगा। इंडिया के पास एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है यूएस चाइना कंपटीशन के बीच सप्लाई चेन को डिसरप्ट और रीअलाइन करने का, और इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा अपने रिलेशन यूएसए और चाइना के बीच में। फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें गाइस, तो इंडिया यूएसए के बीच में जो पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी तो वो AI, 5G, सेमीकंडक्टर जैसे एरियाज में देखने को मिल सकती हैं। सिलिकॉन वैली के बीच के कनेक्शन की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा का रोल
टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। टैरिफ्स और बैरियर्स टर्म में बढ़ेंगे, लेकिन इंडिया यूएसए का ट्रेड म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बढ़ेगा, एनहांस होगा। अब आपको बता दें गाइस कि ट्रम्प 2.0 के अंडर इंडिया के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है और चैलेंजेस दोनों ही हैं। डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन से इंडिया और आगे बढ़ेगा, लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को बहुत ही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, वरना स्थिति खराब हो सकती है। तो आप नोट्स के तौर पर मेंशन कर सकते हो कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज क्या अंडर ट्रम्प 2.0। तो यूरोप को लेकर मैंने पॉलिसीज आपके लिए मेंशन कर दी कि डिफेंस सपोर्ट यूक्रेन को मिलेगा, नाटो में क्रिटिसिज्म हो सकता है, यानी गिव एंड टेक की पॉलिसी आप मेंशन कर लेना। और वेस्ट एशिया के अंदर इजराइल को सपोर्ट मिलेगा, बट कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करेंगे कि और एक्सकेलेट नहीं करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को। चाइना के अंदर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा टैरिफ के थ्रू। इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप में डिफेंस डील्स होंगी, काउंटर टेररिज्म पर काम होगा, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर होंगे। टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन में एआई, 5G, सेमीकंडक्टर्स जैसे एरिया पर फोकस करने पर बात की जा रही है। और यूएसए की पॉलिसी जो है वो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफर कर रही है ग्लोबल सप्लाई चेन में। तो ये चाइना के ऊपर इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दैट्स इट गाइस। अब गाइस हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी और एनर्जी डिपेंडेंसी के इंटरलिंकेज के बारे में बात हो रही है। ये टॉपिक आपके सिविल सर्विसेज के सिलेबस के लिए नहीं, बल्कि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत ईजी तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फूड और एनर्जी सिस्टम एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर सेक्टर एनर्जी का बहुत बड़ा कंज्यूमर है। कम ऑन से यस और नो। चाहे वो मशीनरी की बात हो रही है, मैकेनाइजेशन की, चाहे वो सिंचाई की बात हो रही है, उसमें मोटर लगती है ना, चाहे फर्टिलाइजर्स के लिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज हो रहा है। कम ऑन। तो हर चीज में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा, फॉसिल फ्यूल से ज्यादा अगर उपयोग करेंगे हम, फॉसिल फ्यूल का अगर ज्यादा उपयोग करेंगे तो एनवायरमेंट खराब हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो बढ़ रहे हैं, ये बात आप जानते ही हैं। क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ और इनइक्वालिटी ने फूड और एनर्जी क्राइसिस को और आगे बढ़ा दिया है। मतलब यह है कि अगर एनर्जी सेक्टर डिसरप्ट होता है, खराब होता है, तो फूड सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगी। कम ऑन, एक बहुत बड़ा पॉइंट अब आपको रिलेशन मिल गया कि किस प्रकार से फूड सेक्टर एनर्जी के साथ रिलेटेड है, और यही तो रिलेशन आपको सिविल सर्विसेज के लिए समझना है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की एनर्जी डिपेंडेंसी को समझना जरूरी है। एग्रीकल्चर पूरे दुनिया भर के फ्रेश वाटर का 70% यूज करता है और टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर? पूरे दुनिया भर का फ्रेश वाटर का 70% सिर्फ एग्रीकल्चर में जा रहा है और टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 20% से ज्यादा। मैकेनाइजेशन, इरिगेशन सिस्टम, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल का हैवी यूज होता है। बढ़ता हुआ टेम्परेचर और देखो वेदर किस प्रकार से चेंज होता जा रहा है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट 2.5 बिलियन लोगों की रोजी रोटी पर पड़ता है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और इंडिया जैसे देश में फर्टिलाइजर की डिपेंडेंसी भी एक मेजर इशू है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अपने फॉस्फेट फर्टिलाइजर का 60% इंपोर्ट करता है, जो पूरे दुनिया भर के सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर रहा है। अब बात करते हैं फूड इनसिक्योरिटी के ग्लोबल ट्रेंड्स की। पूरे दुनिया में लगभग 12% पॉपुलेशन हंगर फेस कर रही है। 2028 तक यह नंबर और बढ़ सकता है। इवन 50 बिलियन यूएस डॉलर का एनुअल कॉस्ट एस्टीमेट किया गया है मालन्यूट्रिशन से लिंक्ड, कि कुपोषण के कारण, हंगर के कारण 50 बिलियन यूएस डॉलर का कॉस्ट लगेगा। लेकिन अगर इस इशू को एड्रेस नहीं किया गया तो प्रोडक्टिविटी लॉसेस का कॉस्ट उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी। 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी में 550 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई हैं, लेकिन इसका डिप्लॉयमेंट अनइवन है, यानी कि कहीं पर हुई कहीं पर नहीं हुई। क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन जैसे सोलार इरिगेशन पंप्स और लो कार्बन एग्रीकल्चर
फूड सिस्टम्स को ज्यादा इंक्लूसिव और क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हैं। अगर इंक्लूसिविटी और रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो ह्यूमन, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज को रिड्यूस किया जा सकता है। यह समझना जरूरी है कि अगर हम इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते तो इसका इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। क्लाइमेट इंड्यूस्ड एनर्जी डिसरप्शन से मास माइग्रेशन और रीजनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, यानी कि बहुत सारे लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं और एक क्षेत्र में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। फूड इनसिक्योरिटी का इकलौता कॉस्ट ट्रिलियंस में होगा और सबसे ज्यादा इंपैक्ट अफ्रीका जैसे देशों पर पड़ेगा, मतलब इस कॉन्टिनेंट के अंदर देशों पर पड़ेगा। सो गाइस, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के बीच का ये कनेक्शन समझना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स और इंक्लूसिव पॉलिसी के बिना हम इन चैलेंजेस का सल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो अब से अगर क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक आता है तो आप इसको फूड सेक्टर के साथ भी इंक्लूड करिएगा कि ये कितना ज़रूरी है। तो देखो, इंटरडिपेंडेंस मैंने आपके नोट्स में मेंशन किया कि फूड और एनर्जी सिस्टम क्लोजली लिंक्ड है और एक में गड़बड़ी आएगी तो दूसरे को अफेक्ट होगा। एग्रीकल्चर में देखो कितना ज़्यादा फ्रेश वाटर का उपयोग होता है और कितना ज़्यादा ये 20% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है। फिर पूरे दुनिया भर में 12% पॉपुलेशन हंगर, माल न्यूट्रिशन फेस कर रही है और इसकी कॉस्ट $50 बिलियन पर ईयर की बताई जा रही है। सोल्यूशन है क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस, सोलार इरिगेशन पंप्स। और अगर हम काम नहीं करेंगे, यानी कि इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो मास माइग्रेशन होगा, रीजन में इंस्टेबिलिटी आएगी और बहुत ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोडक्टिविटी लॉस जो है वो होगा। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक जिस पर एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखिए गाइस, ये टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे ये मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी काम का है। तो सीरिया का पॉलिटिकल सिस्टम गाइस अभी भी बशर अल असद के कंट्रोल में है, लेकिन उनका रिजीम काफी वीक हो गया है। पहले जो रशिया, ईरान, हिजबुल्ला की हेल्प से उन्होंने अपने टेरिटरीज रिकवर किए थे, उसके 8 साल बाद भी गवर्नेंस वीक हो गया, शासन वीक हो गया, इकोनॉमी फेल हो रही है। यूएसए के सैंक्शंस ने सीरिया को तोड़ के रख दिया है, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी काफी बढ़ गई है। यह वीक स्ट्रक्चर एक्सटर्नल अटैक्स और इंटरनल फिशर्स के लिए बहुत वल्नरेबल बना देते हैं। अब बात करते हैं एक नए पावरफुल एक्टर की जो सीरिया में डोमिनेट कर रहा है, HTS यानी कि हयात तहरीर अल शम। पहले यह एक अलकायदा लिंक्ड इस्लामिस्ट ग्रुप था, अब ये अपने आप को रीब्रांड करके HTS बन गया। पहले अलकायदा से लिंक था ये, अब HTS बन गया। इन्होंने सीरिया की डिवीजन और एक्सटर्नल अलायंसेस के वीकनिंग का फायदा उठाया, यानी कि सीरिया में जो डिवीजन्स हो रहे हैं, ग्रुप्स बढ़ रहा है, जो दूसरी कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम सीरिया फेस कर रहा है, वीक हो गया, तो इसको इन्होंने अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और ये उभर कर आया ग्रुप। टर्की की बैकिंग ने इन्हें और पावर जो है वो दे दी। अब इस ग्रुप का प्राइमरी गोल है सीरिया को एक इस्लामिक स्टेट में बदलना। सीरिया अब भी गाइस सेक्टेरियन लाइंस पर फ्रेगमेंटेड है। यहां पर सुन्नी, अलावाइट, क्रिश्चियंस, शिया और द्रूज कम्युनिटीज मतलब यूनिटी स्ट्रगल कर रही हैं, यानी कि इनके बीच में इश्यूज हैं। लोकल मिलिशियास और कुर्दिश ग्रुप्स अपने रिस्पेक्टिव एरिया में लिमिटेड ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहे हैं। यह डिवीजन एक यूनिफाइड सीरिया के ड्रीम्स को दूर रखता है। मतलब अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि सीरिया जो है वो रिलीजन के आधार पर बुरी तरह से डिवाइडेड है। अब असद के रिजीम की डिक्लाइन के पीछे क्या रीजंस हैं, उन्हें समझते हैं। इजराइल हमास वॉर 2023, इजरायली स्ट्राइक ने सीरिया के मिलिट्री कैपेसिटी को वीक किया। ईरान और रशिया की कम इन्वॉल्वमेंट, यूक्रेन वॉर के चलते रशिया का फोकस अब यहां पर कम हो गया है और ईरान का इंटरेस्ट भी कम हो गया है। इसका रिजल्ट यह हुआ कि एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसमें HTS और मिलिशियाज ने क्विकली
डेमेस्कस की तरफ एडवांस किया, यानी कि वहां पर फोकस किया और अपना डोमिनेंट क्रिएट किया और असद के सिस्टम को और ज्यादा वीक जो है वो कर दिया। फ्यूचर में सीरिया के लिए क्या प्रॉब्लम्स है, तो एचटीएस का इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा जो है ये पूरे रीजन को डीस्टेबलाइज कर सकता है। सेक्टेरियन और आइडियोलॉजिकल डिवीजन को ओवरकम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लग रहा है। मिलिशियास को डिसआर्म करना और इंक्लूसिविटी लाना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ये सब मिलिटेंट ग्रुप जो है ये अपने वेपन्स नहीं जोड़ेंगे, हथियार नहीं गिराएंगे। इस पूरी क्राइसिस का मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड पर इंपैक्ट भी समझना जरूरी है। एक्सटर्नल इंटरवेंशंस ने दिखाया कि सेक्टेरियन मिलिटेंसी और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट गवर्नेंस कितनी कमजोर हो सकती है। मतलब जहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हेल्प ना करें या हेल्प करें या जो भी इन्फ्लुएंस करें, तो सोचिए एक देश के अंदर या एक रीजन के अंदर कितनी बुरी स्थिति हो सकती है। सीरिया का केस जो है वो एक कॉशनरी टेल बन गया है, यानी कि सीख लेने की आवश्यकता है कि मिलिट्री विक्ट्री से हमेशा सस्टेनेबल गवर्नेंस नहीं चलती है। सो गाइस, सीरिया का जो ये शिफ्ट है, पैराडिग्म शिफ्ट, ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आपको जियोपॉलिटिक्स, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स और गवर्नेंस के क्रिटिकल एस्पेक्ट को एनालाइज करना आना चाहिए। अब इसके अलावा नोट्स में आप ये बना दोगे कि सीरिया के अंदर क्या चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये असद का जो रिजीम है ये इकोनॉमिक कोलैप्स फेस कर रहा है और एक्सटर्नल एक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि एचटीएस जो है वो राइज होके आया, इसको टर्की ने जो है वो बैकिंग जो है वो दी, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहता है, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर आपको अलग अलग जो कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए इनके नाम, और इजराइल हमस वॉर, इसके अलावा ईरान इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, रशिया इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसके कारण से इनका जो गवर्नेंस है वो कमज़ोर हो गया है। और प्रॉब्लम्स यही इन फ्यूचर जो है वो देखने को मिलेगी कि इस क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति जो है वो हो गई है। अब गाइज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे जो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपको इस टॉपिक की पूरी जानकारी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5-2 हफ्ते से, तो आपको ये टॉपिक पता होगा कि कई बार ये टॉपिक न्यूज़ में देखने को मिल चुका है। और आपको बता दें कि ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये टॉपिक एग्जामिनेशन में 100% ही आएगा। तो मैं रिपीट करवा देता हूँ कि सबसे पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 क्या है। तो ये एक्ट डिसाइड करता है, यानी कि इस एक्ट ने बोला है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस था वो वैसा ही बना रहेगा। मतलब जहां पर मंदिर है वहां पर मंदिर रहेगी, मस्जिद है मस्जिद ही मानी जाएगी, उसको चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि किसी भी रिलीजियस प्लेसेस का कैरेक्टर चेंज करने के लिए लीगल केस फाइल भी नहीं किया जाएगा। कि मतलब आप किसी भी वर्शिप प्लेस को, यानी कि प्लेस ऑफ वर्शिप जिसको कहते हैं, यहाँ पर आप आराधना करते हो, मंदिर मस्जिद, तो उसको चेंज करने के लिए आप केस भी फाइल नहीं कर सकते। इसमें एक एक्सेप्शन था, वो बाबरी मस्जिद का केस, राइट। जैसे बाबरी मस्जिद जन्मभूमि का जो डिस्प्यूट था जो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है, आप जानते ही हैं, तो ये एक एक्सेप्शन था। और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स के केसेस जो 1958 के कानून के अंडर आते हैं, तो वो भी एक्सेप्शंस थे। अब देखो, आपको पता ही है कि ये कितना इंपॉर्टेंट कानून है हमारे देश में जो है वो शांति बरकरार रखने के लिए, कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए, कि आपस में रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में जो है वो शांति रहे, प्यार रहे, पीस रहे, यूनिटी रहे, राइट। क्योंकि क्या होता है कि इस प्रकार की जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स वाली चीज़ें होती हैं ये बहुत बुरी तरह से रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करती हैं, और इसके कारण कई बार वायलेंस, दंगे हो सकते हैं। तो ये चीज़ है, और यही है कि अगर स्टेटस क्यू मेंटेन होता है तो रिलीजियस डिस्प्यूट्स एस्केलेट नहीं होंगे। यथास्थिति अगर बनी रहेगी तो रिलीजियस डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। लेकिन गाइस, रीसेंट केस में इस कानून को चैलेंज किया गया। आप जानते ही हैं, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी का केस देख लो, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा वाला केस देख लो, शाही जामा मस्जिद संभाल वाला भी रिसेंट केस देख लो। इन केसेस को लेकर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने इस कानून को क्वेश्चन किया है। पेटिशनर्स का कहना है कि यह कानून हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को लीगलाइज करता है और उन्हें करेक्ट करने का अधिकार डिनाई करता है। अब इस कानून को लेकर एक बड़ी डिबेट छिड़ गई है। अपोनेंट्स बोलते हैं कि यह कानून सेक्युलरिज्म के नाम पर रिलीजियस कम्युनिटीज के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है,
लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि अगर रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस बदल गया तो कम्युनल हार्मनी खतरे में पड़ सकती है, दंगे हो सकते हैं। तो आपका क्या विचार है, आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर कानून को लेकर? कमेंट बॉक्स पे 2 लाइन में लिखकर बताओ। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रिव्यू करने का डिसीजन लिया। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की स्पेशल बेंच पिटीशन सुनेगी। अयोध्या जजमेंट के टाइम पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सही करार किया था और कहा था कि यह सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। इस बार अगर कोर्ट को कानून को डाइल्यूट करता है, यानी कि कोर्ट इस बार कानून को डाइल्यूट करता है, निरस्त करता है, तो इसका कम्युनल हार्मनी और सेक्युलर वैल्यूज पर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो गाइज, ये टॉपिक सिर्फ एक कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक और कम्युनल हार्मनी का एक कोर प्रिंसिपल भी है। तो सिविल सर्विसेज के लिए आपको इसके लीगल और एथिकल डायमेंशन समझने की काफ़ी ज़रूरत है। तो कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने दिए हुए हैं, हालांकि इससे रिलेटेड पहले आपके पास नोट्स आई कि 1991 का कानून क्या कहता है, इसके एक्सेप्शंस क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। चैलेंजेस यही हैं कि लिटिगेशंस यानी कि पेटिशंस जो है वो क्लेम करते हैं कि ये हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को लीगलाइज कर रहा है, और अयोध्या जजमेंट के अंदर इसको जो है वो सही माना गया था इस कानून को, और अभी इस कानून से रिलेटेड जो है वो दोबारा से सुनवाई जो है वो चालू हुई है। अब देखते हैं, लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। गाइस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह है राइट टू डिस्कनेक्ट का टॉपिक। एक ऐसी डिमांड जो इंडिया के कामकाजी लोगों की जिंदगी बदल सकती है। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज के लिए, स्पेशली जीएस पेपर 2 और पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। तो आपने सुना होगा कि शशि थरूर ने रिसेंट न्यूज में वर्क प्लेस स्ट्रेस पर बात उठाई थी। यह बात एक ईवाई एम्प्लॉय की ट्रेजिडिक डेथ के बाद स्पॉटलाइट में आई। भारत में आईटी, मीडिया और ऑडिटिंग जैसी फील्ड्स में काम करने वाली महिलाएं हर हफ्ते का 55 घंटे से ज्यादा काम करती हैं, और अगर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनका तो और बुरा हाल है। उनकी हेल्थ और मेंटल सेहत पर काफी इंपैक्ट हो रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या एम्प्लॉयज को राइट टू डिस्कनेक्ट मिलना चाहिए? मतलब क्या उन्हें यह हक मिलना चाहिए कि वर्किंग आवर्स के बाद उन्हें काम के मैसेजेस या कॉल्स अटेंड करने की जरूरत ना हो? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। तो आइए देखते हैं दुनिया की कुछ कंट्रीज में क्या हो रहा है। फ्रांस की बात करें तो यहां 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि एम्प्लॉयज को उनके ऑफिस आवर्स के बाद काम का मैसेज अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। पोर्चुगल के अंदर एक कानून बनाया जो एम्प्लॉयर्स को प्रोहिबिट करता है कि वो वर्किंग आवर्स के बाद एम्प्लॉयज को कांटेक्ट ना करें, इमरजेंसी सिचुएशंस को छोड़कर। ऑस्ट्रेलिया के यहां फेयर वर्क लेजिस्लेशन अमेंडमेंट ने एम्प्लॉयज को अधिकार दिया कि वो अपने नॉन वर्किंग आवर्स में काम से डिस्कनेक्ट कर सकें। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि कैसे वर्क लाइफ बैलेंस को रिस्पेक्ट किया जा सकता है। अब इंडिया के सिनेरियो को देखते हैं तो हमारे देश में स्पेसिफिक कानून नहीं है जो राइट टू डिस्कनेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स डिग्निटी और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट की बात जरूर करते हैं, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस 1997 का, रविंद्र कुमार धरीवाल केस 2021 का, जिसमें डिसेबल्ड एम्प्लॉयज के लिए अकोमोडेशंस की बात हुई थी। 2018 में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था जो राइट टू डिस्कनेक्ट को लीगल बनाता और कंपनीज पर पेनाल्टीज लगाता, पर वो अब तक लागू नहीं हुआ। गाइस, आपको पता है कि ओवरवर्किंग का डायरेक्ट इंपैक्ट हेल्थ पर पड़ता है। स्ट्रेस और हार्ट डिजीज काफी कॉमन है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक स्टडी के हिसाब से वर्कप्लेस स्ट्रेस की वजह से अर्ली डेथ्स और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का रिसर्च कहता है कि हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मैनेजेबल वर्किंग आवर्स के साथ। अब बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो इंडिया को राइट टू डिस्कनेक्ट को एक लीगल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एम्प्लॉयर्स को वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करना चाहिए और पर्सनल टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे कानून को ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करना होगा ताकि प्रोडक्टिविटी और हेल्थ दोनों इंप्रूव हो सके। तो गाइस, एक हेल्दी और प्रोडक्टिव भारत के लिए जरूरी है हम अपने वर्कर्स के अधिकार का ध्यान रखें।
तो ये टॉपिक गाइस इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये गवर्नेंस और एथिक्स के एस्पेक्ट को टच करता है। तो नोट्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि ये राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर ग्लोबल एग्जांपल्स कुछ मैंने आपको दे दिए हैं यहाँ पर। इंडिया का स्टेटस क्या है, तो हमारे पास ऐसा कुछ तो है नहीं, बट एक बार कानून आया था, प्राइवेट मेंबर बिल आया था, बट लागू नहीं हो, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। और ये ओवरवर्क का इंपैक्ट हेल्थ इश्यूज पर पड़ता है, तो वो मैंने आपको मेंशन लगाई थी। इवन पता है डेथ भी हो सकती है, और लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं ना, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। फिर रिकमेंडेशन ये है कि राइट टू डिस्कनेक्ट को जो है वो आप इंडिया के अंदर लीगलाइज करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आई होगी। रिफॉर्म्स इन मर्चेंट शिपिंग का ये गाइस टॉपिक है, जो जीएस पेपर 3 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैरीटाइम सेक्टर यानी कि समुद्री क्षेत्र हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेजर पार्ट है, और नए बिल्स से ये और भी मॉडर्नाइज होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भारत सरकार ने 2 नए बिल्स इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल रखा है। एक है मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 और दूसरा है कोस्टल शिपिंग बिल 2024। गाइज ये बिल पुराने और आउटडेटेड कानून जैसे कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और कोस्टल वेसल्स एक्ट 1838 इनको रिप्लेस करेंगे। ऑब्जेक्टिव है मॉडर्न मैरीटाइम चैलेंजेस और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना। क्या आपको पता है कि इंडिया अभी भी मैरीटाइम बेस्ट प्रैक्टिसेस में काफी पीछे है, जबकि यूके, नॉर्वे और सिंगापुर जैसी कंट्रीज इस सेक्टर में काफी आगे हैं। तो कुछ मर्चेंट शिपिंग बिल्स के फीचर्स की बात करें तो ईज ऑफ वेसल रजिस्ट्रेशन, इंडियन ओनरशिप रिक्वायरमेंट को 100% से 50% तक रिड्यूस किया जाएगा। यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करेगा कि बाहरी कंट्रीज भी हमारे यहां पर अपने शिप्स रजिस्टर करवाएं। दूसरा, सिंप्लीफाइड वेसल रिसाइकलिंग, हांगकांग कन्वेंशन के स्टैंडर्ड्स एडॉप्ट किए जाएंगे शिप्स की रिसाइकलिंग के लिए। फिर मरीन पॉल्यूशन कंट्रोल, मार्पोल कन्वेंशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन और ऑयल वेस्ट डिस्पोजल इंप्रूव किया जाएगा। फिर मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 के साथ अलाइंड होगा कुछ पॉलिसीज या ये बिल, जिसमें सी फेयरर वेलफेयर को इंप्रूव किया जाएगा, यानी कि जो स्टाफ शिप पर जाता है तो उनके लिए और मतलब बेहतर सेवाएं उनको दी जाएंगी, सर्विस दी जाएंगी। फेयर वेजेस हो गए, राइट। ग्रेवियंस रिड्रेसल इंश्योर होगा कि कोई उनकी शिकायत है तो वो रिजॉल्व हो, और इंटरनेशनल सेफ्टी नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस इंकरेज किया जाएगा, जिससे कि शिप की सेफ्टी को और बढ़ाया जाएगा। तो ये सब इस बिल के कुछ फीचर्स हैं। कौन से बिल के? मर्चेंट शिपिंग बिल के। अब बात करते हैं हम कोस्टल शिपिंग बिल के बारे में, जो दूसरा कानून है। इसमें कोस्टल शिपिंग को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऑपरेशन तक एक्सपेंड किया जाएगा। तो कोस्टल शिपिंग की डेफिनेशन चेंज होगी। क्या मुझे बता सकते हो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल माइल्स तक है? एक कंट्री की जो कोस्टल बाउंड्री है उसके कितने नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, जो मैं आपको पहले भी कवर अप करा चुका हूं, और जीएस पेपर 3 में तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। यूएनसीएलओएस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंदर ये सब चीजें डिफाइंड है सॉरी। तो बताओ जरा कितने नॉटिकल माइल्स तक का है? 200 नॉटिकल माइल्स, याद रखना है। और कोस्टल और इनलैंड वाटरवेज का बेटर ट्रेड और लॉजिस्टिक्स के लिए इंटीग्रेशन होगा, राइट, कि हम लोग को इनलैंड वाटरवेज को के साथ भी इसको इंटीग्रेट करना है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर हो। तो ये चीजें हम लोग को कोस्टल शिपिंग बिल के अंदर देखने को मिल रही हैं। अब सुनो, मार्कोल कन्वेंशन एक होता है गाइस, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए होता है समुद्र में। हांगकांग कन्वेंशन इको फ्रेंडली शिप रिसाइकलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट किया है इसने, और प्लास्टिक पॉल्यूशन और इको फ्रेंडली शिप के डिजाइन पर हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं। और गाइस भारत में 2 लाख से ज्यादा सी फेयरर्स हैं, यानी कि समुद्र में शिप में काम करने वाले स्टाफ। फेयर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी इंश्योर होगी इससे। बट चुनौतियां भी हैं। चुनौती यह है कि हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है और लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी हाई है। भारत का मर्चेंट फ्लीट यानी कि जो मर्चेंट शिप्स हैं वो काफी पुरानी है।
50% से ज्यादा शिप्स तो ऐसी हैं जो 20 साल से ज्यादा पुरानी है। कुछ इनिशिएटिव है जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट, पोर्ट्स को इंटीग्रेट करना, लॉजिस्टिक प्रमोट करना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए। मैरीटाइम ट्रेनिंग सेंटर है, 160 से भी ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर को रेगुलेट करके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंश्योर हम कर रहे हैं और इस पर और काम करना जरूरी है। अब इन रिफॉर्म्स का प्राइमरी गोल है कि हमारे समुद्री क्षेत्र को मॉडर्नाइज करना, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करना और जो सी फेयरर्स हैं इनके अधिकार और इनके कल्याण का को इंश्योर करना। अब आप बहुत ही शॉर्ट नोट्स इससे रिलेटेड बनाओ, जैसे मर्चेंट शिपिंग बिल्स 2024 का काम क्या है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करना, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करना जैसे हांगकांग और मार्पोल, और सी फेयरर के कल्याण को एनहेंस करना। कोस्टल शिपिंग बिल 2024 किस चीज पर फोकस कर रहा है कि अब से कोस्टल शिपिंग जो होगी वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक सीमित रहेगी, राइट। और इनलैंड वाटरवेज को भी जो है वो इसमें शामिल किया जा रहा है बेटर ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फोकस पोल्यूशन कंट्रोल, इको फ्रेंडली शिप डिजाइन और रिसाइकलिंग स्टैंडर्ड्स पर ज्यादा है। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग सेंटर्स, मैरीटाइम ट्रेनिंग सेंटर्स को हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट नोट्स बस आपको इसके जो है वो बनाने हैं, दैट्स इट। अब गाइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बात करेंगे आईएनएस तुशील के बारे में, इंडिया की नई नेवल पावर हाउस के बारे में काफी डिटेल में हम लोग समझेंगे। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर इंडिया और रशिया के रिलेशंस देखने को मिलेंगे। सो आईएनएस तुशील गाइस एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो रिसेंटली इंडियन नेवी में कमीशन हुआ है रशिया में। ये तलवार क्लास फ्रिगेट सीरीज का हिस्सा है जो इंडिया और रशिया के बीच के टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन का एक शानदार एग्जाम्पल है। सबसे खास बात यह है कि इसका इंजन यूक्रेन के ज़ोरिया नाश प्रोजेक्ट का है, जो दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट में मल्टी नेशन कोलैबोरेशन का रोल है। अब तलवार क्लास सीरीज में अब तक 6 शिप्स को कमीशन किया जा चुका है। आईएनएस तुशील 7वां शिप है और इस सीरीज के 2 और शिप कंस्ट्रक्शन फेज में है। 2 शिप्स रशिया में बन रही हैं, 2 शिप इंडिया के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बन रही हैं रशिया के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू। आईएनएस तमाल जो इस सीरीज का एक और फ्रिगेट है, अगले साल के पहले क्वार्टर तक इंडियन नेवी को डिलीवर होने वाला है। आईएनएस तुशील को गाइस डिजाइन किया गया है ब्लू वाटर नेवल ऑपरेशन के लिए, जो 4 डायमेंशन कवर करता है, एयर वॉरफेयर, सरफेस वॉरफेयर, अंडर वाटर वॉरफेयर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर। ये एडवांस्ड वेपन्स और सेंसर से इक्विप्ड है जो इसे एक हाईली इफेक्टिव वॉरशिप बनाता है। सो गाइस आईएनएस तुशील का शामिल होना एक और प्रूफ है इंडिया और रशिया के बीच के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। इसका मेड इन इंडिया कंटेंट बढ़ता जा रहा है जो भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रहा है। इंडियन नेवी का रोल इस रीजन में और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन, मलक्का स्ट्रेट और मडागास्कर वाटर्स जैसे क्रिटिकल वाटरवेज में ड्रग स्मगलिंग और पायरेसी जैसे खतरों को काउंटर करता है। नेवी को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में माना जाता है जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काफी जरूरी है। सो आईएनएस तुशील गाइस सिर्फ एक वॉरशिप नहीं बल्कि भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक गोल्स का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो ये टॉपिक गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए। सो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके जो शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम के लिए काम के हैं, जैसे कि आप आईएनएस तुशील, ये क्या है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और इसको रशिया के अंदर शामिल किया गया, यानी कि इंडियन नेवी में शामिल किया रशिया से। तलवार क्लास फ्रिगेट के अंदर 6 और शिप्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो 2 रशिया में बन रहे हैं, 2 इंडिया के अंदर बन रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग को ब्लू वाटर ऑपरेशन एयर, सरफेस, अंडर वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायमेंशन में ये कर सकता है। इंडिया रशिया का ये कोलैबोरेशन रिफ्लेक्ट जो है वो करता है और इंडिया मेड इन इंडिया का कंटेंट भी इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है और इससे इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का रोल और मजबूत होगा। हम लोग जो लूटपाट होती है समुद्री क्षेत्र में, पायरेसी होती है, उसको हम काउंटर करेंगे और सेफ ट्रेड के रूट्स को जो है वो इंश्योर करेंगे आईएनएस तुशील के माध्यम से। गाइस अब बात करेंगे हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में
जो महिला सशक्तिकरण और डिफेंस रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है गाइस जीएस पेपर 2 पेपर 3 के लिए। और जीएस पेपर 2 के लिए ये केस वुमेन एंड आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और जुडिशरी के रोल को हाईलाइट करता है। पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफेंस रिफॉर्म्स के बारे में बताएगा और जेंडर इक्वलिटी की पॉलिसी से रिलेटेड हमें चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। तो कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करके एक महिला आर्मी ऑफिसर को परमानेंट कमीशन ग्रांट किया है। आर्टिकल 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, हमें देखने को मिलती है कि जो सुप्रीम कोर्ट को देता है जस्टिस इंश्योर करने के लिए। तो आर्टिकल 142 के तहत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय दे सकती है। अब इस ऑफिसर का सर्विस रिकॉर्ड काफी डिस्टिंग्विश था, लेकिन उन्हें परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर नहीं किया गया था, जबकि उनके साथ के और लोगों को यह बेनिफिट मिला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा ट्रीटमेंट उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसका उल्लंघन करता है और एक अनफेयर स्टैंड है जो अथॉरिटीज ने लिया है। तो जस्टिस विश्वनाथन जी का कहना था कि सिमिलरली सिचुएटेड इंडिविजुअल्स को फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और यह भी कहा गया कि अगर कोर्ट रिलीफ डिनाई करता है, नहीं देता है राहत, तो यह इंप्लाई करेगा कि कोर्ट एक अनरीजनेबल स्टैंड को सपोर्ट कर रहा है। यह ऑब्जर्वेशन महिला सशक्तिकरण और जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यह केस एक लेफ्टिनेंट कर्नल का है जो आर्मी डेंटल कॉर्प्स में आगरा में स्टेशन थी। उन्होंने जनवरी 2022 के एक ऑर्डर को चैलेंज किया था जो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ ने दिया था। ऑफिसर ने डिमांड किया कि उन्हें उनके पीयर्स के बराबर ट्रीटमेंट मिले जो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में परमानेंट कमीशन पर जा चुके हैं। इस केस का इंप्लीकेशन काफी सिग्निफिकेंट है गाइस, जैसे कि जुडिशरी का रोल। ये जजमेंट जुडिशरी की एबिलिटी को दिखाता है कि कैसे सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी को रेक्टिफाई किया जा सकता है। दूसरा, जेंडर इक्वलिटी। इस केस से आर्म्ड फोर्सेस की पॉलिसी में जेंडर इक्वलिटी का कंसेप्ट और स्ट्रांग होता है और आर्टिकल 142 का यूज करना, इससे ये क्लियर होता है कि एक्सेप्शनल केसेस में आर्टिकल 142 का उपयोग करके न्याय इंश्योर किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस, इसमें आप बहुत शॉर्ट नोट्स है वो बना लो बस। जैसे आर्टिकल 142 के बारे में आप ध्यान में रखिएगा और जुडिशियल ऑब्जर्वेशन यही है कि फेयरनेस इंश्योर करना सिमिलरली सिचुएटेड इंडिविजुअल्स के लिए, यानी कि भाई जब सेम व्यक्ति को सेम चीज मिली है तो इनको क्यों नहीं मिली। तो इससे फायदा ये होगा कि आर्म फोर्सेस में जेंडर इक्वलिटी मजबूत होगी और डिफेंस सर्विसेज के अंदर एक लीगल जजमेंट जो है वो आ चुका है जिसका उपयोग करके इन फ्यूचर भी जो है वो काफी रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं डिफेंस की फील्ड में। दैट्स इट गाइज। अब हम बात करेंगे LIC की बीमा सखी योजना के बारे में। तो गाइज ये स्कीम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। महिला सशक्तिकरण, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब टॉपिक्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बीमा सखी योजना है क्या। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने LIC के इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका मेन फोकस है महिलाओं को सशक्त करना इंश्योरेंस के माध्यम से। यह स्कीम का मेन टारगेट है 2 लाख महिला इंश्योरेंस एजेंट को अगले 3 सालों में रिक्रूट करना। अब गाइज ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है बल्कि महिला सशक्तिकरण और फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक मेजर स्टेप है। इसका क्या इंपैक्ट होगा? महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकेगी। इससे ओवरऑल इकोनॉमी में भी एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो 18 साल से 70 साल तक की महिला इसमें एलिजिबल है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। यह क्राइटेरिया इंश्योर करता है कि ज्यादा से ज्यादा महिला जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। अब सवाल आता है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको क्या सपोर्ट मिलेगा। तो सिलेक्टेड महिला एजेंट्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी जो उन्हें इंश्योरेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी के कंसेप्ट सिखाएगी। एक अट्रैक्टिव स्टाइपेंड स्ट्रक्चर भी है गाइस। पहले साल 7,000 पर मंथ, दूसरे साल 6,000 पर मंथ और तीसरे साल 5,000 पर मंथ। और ये तो सिर्फ बेस स्टाइपेंड है।
इसके अलावा महिला एजेंट्स को कमीशन बेस्ड अर्निंग भी मिलेगी जो उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। आप सोच रहे होंगे कि यह स्कीम का इंपैक्ट कहां देखा जाएगा। इसका गाइस मेन ऑब्जेक्टिव है महिलाओं की पार्टिसिपेशन को फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ावा देना, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करना, इंश्योरेंस के बेनिफिट्स को ग्रास रूट लेवल तक ले जाना। तो ये इसके मेन फोकस है। और फोकस एरियाज की बात करें तो ये स्कीम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये महिलाओं को एक पावरफुल फाइनेंशियल रिसोर्स बनाने की कोशिश कर रही है जो अपने और अपनी कम्युनिटीज के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था गाइस। ये LIC बीमा सखी योजना के बारे में हमने बात करी। और इसमें अब देखो, इस स्कीम का नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मोदी जी ने इसको लॉन्च करी और LIC का ये इनिशिएटिव है। इसमें महिलाओं की उम्र 18 से 70 साल तक की बताई जा रही है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास, दैट्स इट। इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण करने पर फोकस किया जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस किया जा रहा है और इंश्योरेंस अवेयरनेस बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। स्टाइपेंड, ट्रेनिंग स्टाइपेंड वैसे पूछेंगे नहीं, पर फिर भी जो है आप लिख लो कि क्या मिल रहा है। और LIC की स्कीम है तो LIC तो आप जानते ही कि उसमें मतलब ज़्यादातर लोग उस पर ज़्यादा जो है वो करते हैं, भरोसा जो है वो दिखाते हैं। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्कीम्स जो है वो बिकेंगी महिलाओं की और उनको अच्छा खासा मोटा कमीशन जो है वो मिलेगा, राइट। तो मतलब कुल मिलाकर अगर अच्छा काम किया जाए तरीके से एक एवरेज बेसिस पर भी तो 25-30 हज़ार रुपये महीने के कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब गाइज ये जो टॉपिक है ये साइंस और टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक GS पेपर 3, GS पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात जो है वो करेंगे एंटी मैटर के बारे में। ये वही एंटी मैटर है जो स्पेस और फिजिक्स के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंटी मैटर होता क्या है? तो एंटी मैटर का मतलब है वो पार्टिकल्स जो मैटर के अपोजिट होते हैं लेकिन उनकी मास वही होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर वर्जन पॉजिट्रॉन होता है, दोनों की मास जो है वो सेम होते हैं लेकिन पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है जबकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। यही कॉन्सेप्ट पॉल डिरैक ने 1928 में प्रपोज किया था और 1932 में कार्ल एंडरसन ने कॉस्मिक रेज में एक्सपेरिमेंट करके एंटी मैटर्स को ऑब्जर्व किया। अब हम बात करेंगे यूनिवर्स की। तो यह एक मेजर मिस्ट्री है कि एंटी मैटर यूनिवर्स में क्यों नहीं दिखाई देते। तो हमने जितना रिसर्च किया है उससे यह पता चलता है कि जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, जब यह ब्रह्मांड बना, तब मैटर और एंटी मैटर दोनों बराबर होने चाहिए थे। तो अगर ये दोनों सेम अमाउंट में बन रहे थे तो एंटी मैटर कहां गए? अगर एंटी मैटर और मैटर एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एनिहिलेट हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, राइट। एनिहिलेट का जो है मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो डिस्ट्रॉय, बुरी तरह से डैमेज। दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। लेकिन ये इम्बैलेंस जिसमें मैटर ज्यादा दिखाई देता है वो समझना अभी भी मुश्किल है कि एंटी मैटर के कंपैरिजन में मैटर ज्यादा है। तो ये समझना जरूरी है कि एंटी मैटर के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है CP सिमेट्री यानी चार्ज पैरिटी सिमेट्री। ये एक फंडामेंटल रूल है जिसमें बोला गया है कि अगर आप चार्ज और पैरिटी को फ्लिप करेंगे तो फिजिकल बिहेवियर सेम होना चाहिए। अगर इस सिमेट्री को वॉयलेट किया जाए तो एंटी मैटर और मैटर के बीच का इंबैलेंस जो भी है वो समझ में आया जा सकता है, बट ये अभी भी थ्योरेटिकल है। शखरोफ कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं जो 1967 में एंड्रे शखरोफ ने प्रपोज की थी। उन्होंने कहा था कि 3 कंडीशंस होनी चाहिए जिससे मैटर का डोमिनेंस एक्सप्लेन हो। एक है बैरियन नंबर वायलेशन, दूसरा है CP वायलेशन, तीसरा है कंडीशन आउट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आप बोल रहे हो कि अरे बाप रे ये सब चीजें सर ऊपर से आ रही, समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है। आपको साइंटिस्ट नहीं बनना, रिसर्चर नहीं बनना, आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करना है। तो आपको यहां पर जो काम की चीज थी वो थी मैटर और एंटी मैटर, कि जब ये ब्रह्मांड बनता है तब ये इक्वल क्वांटिटी में होने चाहिए। मिस्ट्री सबसे बड़ी यही है कि ये इक्वल क्वांटिटी में नहीं है, एंटी मैटर कम है, मैटर जो है वो ज्यादा है, राइट। और आपको उसमें पता ही लग गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है जिसका नेगेटिव चार्ज है,
पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज है जो एक एंटी मैटर हम लोग को देखने को मिलता है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो एक्सप्लोजन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। बट एक्चुअल में मैटर जो है वो ज़्यादा संख्या में, अब वो क्यों है, एंटी मैटर क्यों कम है, उसके बारे में अभी नहीं पता, ये मिस्ट्री ही चल रही है। अब सुनो, बात करते हैं कि एंटी मैटर का इम्बैलेंस क्यों एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा भाई, क्यों? तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स काफ़ी चीज़ों को समझाता है, लेकिन ये एंटी मैटर और मैटर के इम्बैलेंस को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एक्सपेरिमेंट्स में सीपी वॉल्यूशन देखा गया है, लेकिन ये उतनी मैग्नीट्यूड में नहीं है कि ये इम्बैलेंस को एक्सप्लेन कर सके। तो 2024 में एक रीसेंट स्टडी ने यह हाईलाइट किया था कि स्टैंडर्ड मॉडल जो शाकरॉफ कंडीशन को मीट कर रहा है, लेकिन थर्ड कंडीशन को मीट करने के लिए न्यू पार्टिकल्स की जरूरत है जो बारियन एसिमेट्री को एक्सप्लेन कर सके। तो फ्यूचर में अगर हम न्यू फिजिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो ये एंटी मैटर की मिस्ट्री को सॉल्व करने में मददगार हो सकता है। तो फ्यूचर रिसर्च का गोल यही है कि हम स्टैंडर्ड पार्टिकल इंटरैक्शन के बियॉन्ड जाकर समझ सकें कि यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ और मैटर का डोमिनेंस क्यों है। तो ये एंटी मैटर और उसके कॉस्मिक मिस्ट्री के बारे में गाइस एक एक्सप्लेनेशन था, बेसिक सा, जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मैंने शॉर्ट नोट्स में आपको जो आपके लिए काम की चीज़ है वो दे दी है कि एंटी मैटर के अंदर वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि मैटर पार्टिकल्स को काउंटर करते हैं, इसलिए उसका एंटी मैटर बोलते हैं। बट इनके चार्जेस जो होते हैं वो अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और फिर इसके अलावा थ्योरेटिकल बेसिस प्रपोज है वो करी थी पॉल डिराक ने 1928 में, और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था कॉस्मिक रेस के थ्रू कार्ल एंडरसन ने 1932 में, और ये प्रूफ कर देते कि हाँ भाई मैटर जो है वो ज़्यादा है, एंटी मैटर कम है। यूनिवर्स के अंदर एंटी मैटर की कमी है, और थ्योरी जो है वो हालांकि ये सजेस्ट करती है कि मैटर और एंटी मैटर दोनों इक्वल होने चाहिए जब ये ब्रह्मांड बना, राइट। और सीपी सिमेट्री, शैकरॉफ कंडीशन ये हेल्प करती है कि मैटर ज़्यादा मात्रा में। स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो एक इंसाइट प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं जो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकें कि ये मैटर एंटी मैटर का क्या इम्बैलेंस है। तो फ्यूचर में रिसर्च के अंदर हम लोग को नई चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा इस थ्योरी को जो है वो प्रूव करने के लिए, बेसिकली बस। तो ये क्या होता है साइंस में, ये सब बेसिक टर्म्स वगैरह आपको पता होने चाहिए, मेनली दैट्स इट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनाइटेड नेशन टॉक्स इन रियाद ऑन लैंड डिग्रेडेशन। जीएस पेपर 3 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है ज़मीन का ऐसा बदलता हुआ कंडीशन जिसमें उसकी फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी काफ़ी गिर जाती है, यानी कि ज़मीन हो गई बंजर, खराब, उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। दुनिया में बहुत सारे एरियाज हैं जहां लैंड डिग्रेडेशन हो रहे हैं और ये एनवायरमेंटल इश्यूज को एग्जेबरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जैसे डेजर्टिफिकेशन और सॉइल इरोजन। 1970 से लेकर 2020 तक दुनिया का 3/4 जमीन ड्राई हो गई है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ना, क्लाइमेट चेंज होना, डिफॉरेस्टेशन, पानी की कमी, इन सब चीजों से ये प्रोसेस बढ़ चुकी है। यानी कि 25% सोचते ना दुनिया की जमीन ड्राई हो गई है। लैंड डिग्रेडेशन का ग्लोबल इंपैक्ट काफी डेंजरस है गाइस, और इसे दुनिया के एग्रीकल्चर सेक्टर पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। जब जमीन ड्राई हो जाती है तो क्रॉप्स की ग्रोथ कम हो जाती है, जिससे फूड प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक की अवेलेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। ये फूड इनसिक्योरिटी और ग्लोबल फूड सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो स्पेशली जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं इनके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 5 बिलियन लोगों को एंड ऑफ द सेंचुरी तक ड्राइंग और लैंड डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ेगा, खासकर यूरोप, यूएस, ब्राजील, ईस्टर्न एशिया, सेंट्रल अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में। जब लैंड डिग्रेडेशन होता है ना तो फूड प्रोडक्शन पर मेजर इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जमीन बंजर हो जाएगी तो कहां से फसल उगेगी, और इससे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट कम्युनिटीज को डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। ये उनके लाइवलीहुड को अफेक्ट करेगी और उन्हें फूड की कमी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ये प्रॉब्लम सिर्फ एनवायरनमेंट को नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल इंप्लीकेशन को भी अफेक्ट करती है। जो एरियाज जहां पर सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट होता है, यहां से माइग्रेशन बढ़ने लगेगा, लोग भागेंगे वहां से, जहां लोग अपने बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। लैंड डिग्रेडेशन के साथ कंट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लिमिटेड हो जाता है।
अगर लैंड डिग्रेड हो जाती है तो कंट्रीज को बेटर रेनफॉल, वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर का एक्सेस नहीं मिल पाता। ये उनके डेवलपमेंट गोल को अफेक्ट करता है। ये स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक चैलेंज है गाइस, जहां ऑलरेडी संसाधन काफ़ी कमी होती है, संसाधन काफ़ी लिमिटेड होता है। ग्लोबल वार्मिंग का भी लैंड डिग्रेडेशन में मेजर रोल है। जब हम ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करते हैं ना, जैसे कि कोल, ऑयल की बर्निंग, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, ये बात आप सभी जानते हैं। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ड्रायर कंडीशन को और वर्स्ट कर देता है, जिससे इकोसिस्टम कैटास्ट्रॉफिक टिपिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और सब चीज बर्बाद करने लगता है। यूनाइटेड नेशन ने इस इशू को सीरियसली एड्रेस किया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अंडर रियाद में एक समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें डेजर्टिफिकेशन के इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन का फोकस किया गया। यहां पे ड्रॉट्स के बेहतर फोरकास्टिंग, यानी कि जहां पर सूखा पड़ता है ना, उसकी पहले से फोरकास्टिंग और वाटर मैनेजमेंट के सोल्यूशन पर डिस्कशन किया गया। इवन ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। स्पेशली अगर हम जो है वो बात करें कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है उसकी, तो डेवलप कंट्रीज का ये कहना है कि डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा फंडिंग देनी पड़ेगी ताकि ड्रॉट रिस्पॉन्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिस इंप्लीमेंट की जा सके। फंडिंग का प्रपोजल भी दिया गया है जो बेटर फोरकास्टिंग सिस्टम और क्लाइमेट रेजिलियंट प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते हैं। तो अब देखो, आप ये शॉर्ट नोट्स इस प्रकार से जो है वो मेंशन जो है वो कर सकते हो आप, जैसे लैंड डिग्रेडेशन जो है वो क्या होता है, राइट। इस प्रकार की चीज जो मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, इसके पूरे ये शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये देखो आपके लिए मैंने मेंशन कर दिए हैं।